Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद क्या किया जाए, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आप बहुत अच्छे से अपनी 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं दे सकते हैं, क्या आप किस रणनीति के साथ आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए और उस ग्रेजुएशन के साथ आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, इन सारी चीज़ों के लिए रॉस एकेडमी लेकर आया है 1 महीने का मुफ्त करियर काउंसलिंग बैच, जिसकी शुरुआत 10 जून से आपको देखने मिलेगी। 100% फ्री है, ये लिमिटेड सीट्स आपको देखने मिलेंगी ताकि आप निश्चित कर पाए, निर्णय ले पाए कि आप 3 और 4 साल की अपनी डिग्री कोर्स के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे जहां आईएमडी ने फोरकास्ट कर दिया है कि इस बार इंडिया में जो मानसून होगा ये 106% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक आउटलुक रिलीज किया है और बोला है कि इस बार जो भारत में मानसून होने वाली है ये अबव नॉर्मल मानसून आपको देखने के लिए मिलेगी। जून से सितंबर में जो ये रेनफॉल होगी ये 6% ज़्यादा होगी। नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल 87% के आसपास आपको मॉनसून देखने के लिए मिलता है। यहीं पर अगर आप मॉनसून की बात करेंगे तो ये एक बार फेवरेबल कंडीशन हमें देखने मिलेंगी और ऐसे में जो फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर रही हैं मॉनसून के लिए वो हैं, पहली बात तो नेक्स्ट 5 डेज में यहाँ पर एक बहुत अच्छी कंडीशन क्रिएट होगी। साइक्लोन रिमाल की कंडीशन आ चुकी है जिसकी वजह से आपको लैंडफॉल बांग्लादेश के आसपास देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से एक पुश मिल गया है ईस्टर्न ब्रांच को ताकि वो अप्रोच कर सके मॉनसून सिस्टम को। साइक्लोन ने यहाँ पर इसको और क्लोज कर दिया है कि इंडिया के मेन लैंड में जो बारिश है वो बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी और इसी के कारण आईएमडी ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पर पहले से कर दी है और यही कोई कंडीशन है जो भारत के लिए बहुत अच्छा टाइम लेकर आएंगे, क्योंकि आईएमडी का ये बोलना है कि एल नीनो, ला नीना और आईओडी कंडीशन कहीं ना कहीं टेम्परेचर के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इंडियन ओशन डायपोल एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करेगा। एक न्यूट्रल इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन इस समय क्रिएट हो रही है जो कि इंडियन ओशन के ऊपर बना हुआ है और इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन, एक बहुत अच्छा मानसून हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल क्या होते हैं। तो एल नीनो क्लाइमेटिक पैटर्न है या ला नीना की बात करें तो ये भी क्लाइमेटिक पैटर्न है। एल नीनो डिस्क्राइब करता है एक अनयूजुअल वार्मिंग जो कि हमारे सरफेस वाटर में हमें देखने मिलती है ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में। जो वार्म फेस होता है ये लार्जर फिनोमेना है, इसीलिए हम इसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। ये यूजुअली फ्रीक्वेंट होता है और इसके बाद आपको ला नीना का इवेंट देखने मिलता है। एल नीनो का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अत्यधिक गर्मी आपको देखने मिलती है, गर्म सर्दियां आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं ला नीना की बात करें तो ये कूल फेज हो जाता है एनजो का। ये जो पैटर्न है एक अनयूजुअल कूलिंग हमें देखने मिलती है ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक में। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो भारत में अत्यधिक वर्षा आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करें कि इंडियन ओशन डायपोल या फिर इंडियन नीनो क्या है। तो इंडियन ओशन डायपोल को हम रेफर करते हैं इंडियन नीनो के नाम से। ये बिल्कुल एल नीनो ला नीना की सिचुएशन है जो कि हमें पैसिफिक में देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल उसी तरीके से इंडियन ओशन में ये जो 2 ध्रुवों पर होने वाली ये घटनाएं हैं जो इंडिया के वेस्ट और ईस्ट में घट रही हैं, इनको हम इंडियन ओशन डायपोल बोलते हैं। ये इंडोनेशिया और मलेशियन कोस्टलाइन के बीच में ईस्ट और अफ्रीकन कोस्टलाइन सोमालिया के वेस्ट के पास ये घटती हैं। ठीक है, अब इंडियन ओशन डायपोल को देखिए माना जाता है कि ये पॉजिटिव होगा जब वेस्टर्न साइड, सपोज ये आपका इंडिया है, अगर जो आपका वेस्टर्न साइड है इंडियन ओशन का नियर द सोमालियन कोस्ट अगर ये गर्म होता है, ठीक है, मतलब इसमें टेम्परेचर आपको कैसा देखने मिलेगा, ज़्यादा कंपैरेटिव टू दिस, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, दिस इज़ द पॉजिटिव। वही नेगेटिव इसका वाइस वर्सा होता है। वाई वी आर कंसीडरिंग इट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मूवमेंट क्रिएट होता है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा विच मीन्स ये यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से सदर्न सेक्शन से आने वाली जो आपकी गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगी और इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून की एंट्री हो जाती है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे।
बात करते हैं वेयर एनिमल्स आर डाइंग बाय 1000 कट्स। इलेक्शन यहाँ पर कंक्लूड हो चुके हैं बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर आसपास के क्षेत्रों की बात करें। ऐसे में एग्रेरियन डिस्ट्रेस की बात कर लें हम, या फिर जो कोर इशू है वोटर्स का उसके बारे में बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, तो ये अभी भी अनहर्ड हमें देखने के लिए मिला है। बट विद मोर देन अ मिलियन अबैंडन्ड कैटल, डेसिमेटिंग हार्वेस्ट एंड फार्म बेस्ड लाइवलीहुड, इनके बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। अगर हम इनकी बात करें तो कई बार ये जो जानवर हैं जो आपको रोडों पे आसानी से घूमते हुए दिख जाते हैं, स्ट्रे कैटल्स या जिन्हें हम छुट्टा जानवर बोल देते हैं, दे आर कॉलिक्वली नोन were born out of the disruption brought on the functional livestock economy by the state policies या फिर state empowerment vigilance की वजह से ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती हैं। इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऐसे में बढ़ जाता है, ट्रेड जो है कैटल्स का विदाउट परमिट यहाँ पर होने लगता है। हालांकि 1955 में यूपी में से बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से एक प्रोलिफिकेशन ऑफ स्ट्रे कैटल्स हमें देखने मिला, जिन्हें हम छुट्टा जानवर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ फार्म्स को, एग्रीकल्चर लाइवली स्टॉक को। स्ट्रे कैटल्स की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट हुआ एक डिसरप्ट हुआ लाइवली स्टॉक इकोनॉमी में बाय द स्टेट पॉलिसीज, विजिलेंस एक्शंस की वजह से, और कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के ऊपर एक थ्रेट देखने मिला। पर्टिकुलरली अगर हम बायोडाइवर्सिटी तराई एरियाज की बात करें उत्तर प्रदेश की या एडजॉइनिंग एरियाज की। वहीं अगर हम स्ट्रे कैटल एनक्रोचमेंट की बात करें फार्मलैंड या एडजॉइनिंग एरिया में, प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे आपके पीलीभीत, लखीमपुर खेरी या फिर बरीज के आसपास की बात करें, तो यहाँ पर एक इंटेंसिफाइड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से लगातार जो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट है, कॉरिडोर है, वो भी डिस्टर्ब होता है। फार्मर्स रिजॉर्ट की बात करें तो यहाँ पर फार्मर्स लीथल मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, रेजर वायर्स लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा देते हैं, इनएडवर्टली हार्म, जो कि यहाँ पर हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको हार्म कर देता है, ताकि उनका जो मूवमेंट है वो यहाँ पर इनके खेतों में ना हो पाए। ये स्पीशीज महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका सर्वाइवल कहीं ना कहीं हमारी इकोसिस्टम इंटीग्रिटी के लिए काम करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। अब फार्मर्स डिलेमा या इनोवेटिव सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो फार्मर्स रिकॉग्नाइज करते हैं स्ट्रे कैटल को कि ये एक सीरियल मेनांस है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है इवन एज दे रेसल दैट देयर बिलीफ इज इन द डिविनिटी ऑफ द काउस। कुछ लोगों की अगर हम बात करें तो एक नया कन्विक्शन आपको देखने मिलता है, जहां पर लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज ऑफ काउस की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन केवल जिनको वो पाल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि जब इन सारी सिचुएशन की बात की जाती है तो बफेलोज के बारे में कोई भी बात नहीं करता। दूसरा, एक अलग सा सिस्टम आपको देखने मिल रहा है, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होने लगा है, ग्रेजिंग लैंड की कमी आ गई है, चेंजिंग एस्पिरेशन हो गई है, इनपुट कॉस्ट यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कैटल रियरिंग की अगर हम बात करें तो वो भी एक इम्प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरह हमें देखने के लिए मिल रही हैं। सो ऐसी सारी कम्युनिटीज़ जो पहले पैस्टरल्स हुआ करती थी, ठीक है, ओवर द डिकेड्स अगर हम बात करें तो लार्जली एग्रेरियन हुआ करती थी, अब धीरे धीरे कैटल रियरिंग या लाइव स्टॉक रियरिंग यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है। वहीं अगर हम काउ शेल्टर्स की बात करें तो फार्मर्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रपाउंड किया जा रहा है कि वो एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस इशूज़ को सॉल्व करें। जैसे इनमें पॉपुलर है कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट को काउ शेल्टर्स बनाने चाहिए, इंक्लूडिंग अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के पास, ताकि जो कैटल्स हैं वो यहाँ पर फॉरेस्ट एयर में आसानी से विद फॉडर के साथ वो यहाँ पर सरवाइव कर सकें। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर काम करे। जैसे आप देखेंगे एक स्कीम चल रही है योगी मोदी की गाय, योगी मोदी स्काउ, ताकि यहाँ पर जो स्ट्रे कैटल्स है उनको यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जा सके। अलॉन्ग विद दैट प्रोटेक्टेड एरिया, अगर हम उत्तर प्रदेश के तराई रीजन्स की बात कर रहे हैं आसपास की, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक प्रोडक्टिव ग्रासलैंड की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, अगर काउ शेल्टर्स बना दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, सस्टेनेबिलिटी भी होगी और स्पीशीज़ को भी हम यहाँ पर का एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट कि भाई अभी भी जब इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस हो गया है, ऐसे में भी जो इम्पोर्टेंट इशू है स्ट्रे कैटल्स का, उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है। एक इकोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट कहीं ना कहीं ये आपको क्रिएट कर देता है तराई रीजन में, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है।
चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। देखिए, रिसेंटली हमने कुछ दिनों पहले इंडिया की इंपोर्ट रिपोर्ट पढ़ा था, जहां पर हमें पता चला था कि इंडिया में जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो चाइना से आगे आने वाला सामान लगातार बढ़ रहा है। इंडिया सोर्स कर रहा है 50% अपने मोबाइल का, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स का या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जो केवल और केवल चाइना से भारत में आ रही हैं। अगेन, क्या ये मेड इन चाइना की शुरुआत है? तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो चाइना एक बार फिर से इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है। ये 6th टाइम है अगर हम पिछले 10 सालों में बात करें कि चाइना ने यूएस, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह, इमर्जिंग इंडिया के पार्टनर की तरह काम कर रहा है, उसको पीछे छोड़ा है और फिर से एक टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। कंट्री की बात करें तो ये डेजिग्नेट कर रही है एज अ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इफ द टोटल वैल्यू ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इज इट एन इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग दैट आउट ऑफ द अदर कंट्री। मतलब भारत अन्य देशों के साथ जितना भी व्यापार करता है उसके मुकाबले में जो उसका एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है उसकी वैल्यू चाइना के साथ यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। चाइना के स्टेटस की बात करें तो ये इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, प्राइमरली ड्यू टू कि हम कहीं ना कहीं एक हाई वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स यहाँ से चाइना से करते हैं, जो कि ओवर शेडो कर जाते हैं बाकी सारी कंट्रीज से भारत के द्वारा किए गए ट्रेड को। दिस इज वाई इंडिया ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है चाइना के साथ। चाइना कहीं ना कहीं लगातार वाइडनिंग होता जा रहा है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह काम कर रहा है। सो ऐसे में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है। इंडिया के ट्रेड रिलेशंस की बात करें जो यूएस के साथ है वो एकदम अपोजिट कंडीशन में आपको देखने मिलेंगे, जहां पर इंडिया एक्सपोर्ट तो ज़्यादा कर रहा है यूएस को, लेकिन वो यहाँ पर इम्पोर्ट कम कर रहा है। वहीं इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो चाइना के साथ कंडीशन थोड़ी हमें ऑपोजिट देखने मिलती है। इनफैक्ट ये जो गैप है बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और द ट्रेड बैलेंस, जिसे हम ट्रेड सरप्लस की भी यहाँ पर बात करते हैं, ये रिसेंट कुछ टाइम में यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम इम्पोर्ट की बात करें जो चाइना से यहाँ पर लिए जा रहा है, तो ऐसे में चाइना अभी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन क्रिएट किए हुए है जहाँ पर वो इंडिया में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। जो एक्सपोर्ट है यूएस को एज वेल एज द इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस हैव इंक्रीज, दो द डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर देन व्हाट इज इंपोर्टेड। सो इंडिया के अगर हम पार्टनर्स की बात करें चाइना एंड यूएस, तो ये ऑक्यूपाई करते हैं दो एक्सट्रीम एंड को, जहाँ पर यूएस और इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है ये $36.7 बिलियन है। वहीं चाइना के साथ अगर हम बात करें तो ये चाइना के साथ इंडिया डेफिसिट की कंडीशन में है 85.1 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024, विच मीन्स कि हम यूएस में चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर आप सरप्लस में हैं। लेकिन चाइना के साथ आप देखिए कि भारत यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में है, क्योंकि भारत जितना इंपोर्ट कर रहा है उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन हमें इन दोनों कंट्रीज़ में दिखाते हैं। वहीं ट्रेड डेफिसिट अगर हम रशिया के साथ यहाँ पर बात करें तो वो रिसेंट टाइम में बहुत बढ़ गया है, फ्रॉम जस्ट 6.6 बिलियन जो कि 2022 में हुआ करता था, 2024 में रशिया के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट $57.2 बिलियन यहाँ पर हो चुका है। कारण क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑयल को इंपोर्ट किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें रशिया से मिल रहा था, तो भारत ने एक बहुत ह्यूज अमाउंट में इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया था, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने यहाँ पर सेक्शंस लगा दिए थे और रशिया अभी इस समय भारत के लिए चीफ ऑयल सोर्स बना हुआ है और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे जितने कम दामों में यहाँ पर तेल मिल सकता है वो रशिया से ले, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि भारत का रशिया के साथ एक ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हुआ है। वहीं इंडिया के ट्रेड सरप्लस की बात करें तो नीदरलैंड के साथ ये बढ़ गया है, ठीक है। अब 40 to 45% क्रूड ऑयल क्योंकि हमारे पास रशिया से आ रहा है, इट इज़ कन्वर्टेड टू पेट्रोल, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट बाय इंडियन रिफाइनरीज, और इसके बाद भारत इसे नीदरलैंड को बेच देता है, क्योंकि आपको याद है यूरोप या फिर इन कंट्रीज़ की बात करें तो ये रशिया से डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं खरीद रहा है। ऐसे में इंडिया यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई जो मेजॉरिटी ऑफ आइटम है जो भारत यहाँ पर रशिया से ले रहा है उनको रिफाइन करके रीवैल्यू करके दूसरी कंट्रीज को बेच रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी भी हम चाहे चिप्स की बात कर लें, मोबाइल्स की बात कर लें या फिर ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात कर लें,
या फिर कंडक्टर की, जो कि हम कहीं ना कहीं भविष्य की तरह देख रहे हैं कि ये हमारा भविष्य होगा। हो सकता है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो 70% से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या डायोड्स की बात करें तो ये हम चाइना से ही मंगा रहे हैं। वहीं 32% इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें, मैक्रो असेंबलीज की बात करें तो ये चाइना से ही मंगाई जा रही हैं। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या अगर हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, क्या हम वो चाइना के साथ कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या हमें अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्या हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी सो दैट हम जो चाइना के साथ डेफिसिट है इसको या तो सरप्लस में कन्वर्ट कर सकें या फिर डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकें। चलिए मूविंग नेक्स्ट, हम प्रीलिम्स के लिए एक बहुत अच्छा फैक्ट आज डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ दी पॉक्सो एक्ट। लगातार न्यूज़ में भी बना हुआ था किसी ना किसी कारण से। तो पॉक्सो स्टैंड करता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है कंट्री में जो कि डील करता है विद सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन। इसे 2012 में इनैक्ट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके लिए काम करती है। ये कहीं ना कहीं इंटेंड करता है कि बच्चों को यहाँ पर सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर पोर्नोग्राफिक वायलेशन से बचाना है और साथ ही एक स्पेशल कोर्ट यहाँ पर स्पेशल ट्रायल्स के लिए कंडक्ट करना है। 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए ताकि इसमें जो पेनल्टीज हैं, जो ऑफेंसेस अगर किए जाते हैं तो उसको और भी ज़्यादा कानून को स्ट्रिक्ट बनाया जा सके। अब इसके कुछ की प्रोविजंस हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये जेंडर न्यूट्रल है, दैट मीन्स चाइल्ड होगा रिस्पेक्टिव कि वो लड़का है या फिर लड़की है। जो भी बच्चा 18 साल से कम का है उसे यहाँ पर चाइल्ड की डेफिनेशन में रखा गया है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति जो इंचार्ज है किसी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑफेंस होता है किसी बच्चे के साथ और वो उसको रजिस्टर नहीं करते हैं तो यहाँ पर इसे सीरियस ऑफेंस माना गया है। दूसरी चीज़, एक विक्टिम यहाँ पर रिपोर्ट कर सकता है ऑफेंस को किसी भी टाइम पीरियड में, इवन ईयर्स, जब ये अब्यूज़ यहाँ पर किसी के साथ हो भी चुका हो। तीसरी चीज़, एक्ट यहाँ पर फॉरबिड कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है कि किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को यहाँ पर मीडिया में नहीं रिलीज़ किया जाएगा अनलेस जो ऑथोराइज्ड अथॉरिटी है, स्पेशल कोर्ट है, अगर वो ऐसी कोई आज्ञा नहीं देते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। माइनर्स जो इशू है, कई बार हमें न्यूज़ में देखने मिलता है कि माइनर कॉन्सेंशुअल एक्ट क्या होते हैं। तो माइनर की एज मानी जाती है 16 से 18 साल। जो एंगेज होते हैं किसी भी कॉन्सेंशुअल एक्ट में उसको यहाँ पर एक डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी के अंतर्गत रखा गया है। बट कई बार इसके ऊपर आप देखेंगे पॉक्सो के अंदर बहुत सारे विवाद होते हैं। राइट, और इसी के कारण बहुत सारी जगह ये डिस्कस किया गया कि भाई देखिए ये जो एज है इसको हमें 18 से 16 कर देनी चाहिए कॉन्सेंशुअल की। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हुई, केसेस रजिस्टर हुए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र में। लेकिन इनमें एक चीज़ सभी जगह कॉमन निकल कर आई कि भाई ये सभी रोमांटिक केस हैं जहाँ पर विक्टिम को फाउंड किया गया इन दी कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप विद द अक्यूज्ड। ऐसे में क्या ये सवाल उठ जाता है कि पॉक्सो कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ गलत भी कर सकता है? तो देखिए कमीशन यहाँ पर अगेंस्ट है कि भाई हम एज कंसेंट को यहाँ पर कम नहीं करेंगे। पहली चीज़ गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि इंक्रीज कर देना चाहिए हमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर द वुमेन, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लेकर आया जाए। सो अंडर दिस लॉ जो एज है कंसेंट की वो आपको देखने मिलेगी मेजॉरिटी और मिनिमम एज जो है वो वुमेन के लिए कॉमन है 18 साल। यूनियन कैबिनेट ने क्लियरिफाई कर दिया है कि जो प्रपोजल है रेज करने का लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21, ताकि यहाँ पर इसको लेकर आ सके एज पर जो कि आज की डेट में पुरुषों की भी आपको जो डेट है वो 21 देखने मिलेगी ताकि इनको इक्वालिटी क्लियर की जा सके। हालांकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रलिटी की बात यहाँ पर कही है, लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट का ये भी बोलना है कि जो अर्ली रिस्क है प्रेगनेंसी के या जो वुमेन एम्पावरमेंट के प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने बात रखी है कि देखिए जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमें एक समकक्ष ऐसी चीज़ क्रिएट करनी होगी जहां पर बराबरी की जा सके। इसी के अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि मैरिज लड़कियों के लिए यहां पर बोलता है कि पुबर्टी की बात कभी भी हो सकता है, जो कि यूजुअली 15 साल माना जाता है। ऐसे में ये जो गैप है मुस्लिम पर्सनल लॉ और स्पेशल लेजिस्लेशन ये कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज को भी प्रोहिबिट करता है और लोअर करना एज को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को बढ़ा
बढ़ावा भी दे सकता है, एंड दैट इज़ वाई कंटिन्यूसली इसका विरोध किया जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और हम बात करेंगे चाबर पोर्ट की। आपको पता है बहुत सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम IMEC कॉरिडोर की बात करें। भारत के लिए ये जो चाबर पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया और ईरान के बीच में, जिसने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन की। चाबर पोर्ट बेसिकली मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर चाबर में 2 टर्मिनल है। भारत उसमें से शहीद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल को यहाँ पर मेंटेन करने वाला है अगले 10 सालों के लिए। ये एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है जो यहाँ पर भारत के लिए क्रिएट हुआ है। ये जो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया और ईरान का, इसे शहीद बेहिश्ती टर्मिनल एट चाबर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से पूरे वेस्टर्न एशिया वर्ल्ड में टेंशन हो गई कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर दिया गया। और इसी के बाद आपको पता है ईरान में एक बहुत ही अनप्रेसिडेंट इवेंट यहाँ पर हुआ, जहाँ पर इनके राष्ट्रपति की एक प्लेन दुर्घटना में यहाँ पर मृत्यु हो गई। बिल्कुल उसके कुछ ही दिन पहले ये डील यहाँ पर साइन की गई थी। चाबर की बात करें तो एक क्रूशियल इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हब है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया और ईरान के बीच में अच्छे रिलेशन क्रिएट कर देता है। एक पाइवोटल पार्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, जो कि फैसिलिटेट करता है कनेक्टिविटी इंडिया, सेंट्रल एशिया और रशिया के बीच में। ये जो पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक्सटेंड करता है अफगानिस्तान with the Taliban-led interim government expressing support and investment in चाबर। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसे ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सो जैसा मैंने आपको बताया, चाबर की लेगेसी की अगर हम बात करें तो 2003 से इम्पॉर्टेंट है। इंडिया लगातार यहाँ पर काम कर रहा है इकोनॉमिक असेट के लिए, क्योंकि चाबर जो पोर्ट है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने का काम करेगा। सो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बियॉन्ड चाबर, बहुत सारे आप बात करेंगे तो गैस फील्ड, फरजाद बी, या फिर अगर हम इनकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं भारत के लिए, क्योंकि ये भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जैसे ये डील यहाँ पर साइन हुई तो आपको पता है विश्व में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है USA को, और उन्होंने एक रिमार्क क्रिएट कर दिया है कि भाई चाबर के साथ अगर ये डील साइन की जाएगी तो इंडिया तैयार रहे, बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। हालांकि इंडिया ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि देखिए चाबर पोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट दी चाइना, क्योंकि आपको पता है चाइना लगातार भारत के विरुद्ध कोई ना कोई कार्य करता रहता है। ऐसे में चाबर पोर्ट की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, चाबर पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, होमरुस के रास्ते से भारत को एक रास्ता प्रोवाइड करेगा। INSTC कॉरिडोर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जो इंडियन ओशन को, पर्शियन गल्फ को, कैस्पियन सी को ईरान के रास्ते से नॉर्थ नदर्न यूरोप के सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया से आपस में जोड़ती है। ऐसे में भारत का कांडला पोर्ट गुजरात यहाँ से एक पूरी की पूरी कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। कांडला पोर्ट की बात करें या फिर हम मुंबई पोर्ट की बात करें तो इनका भी एक क्लोज विसिनिटी, केवल 550 या 786 नॉटिकल माइल्स आपको ये दूर देखने के लिए मिलेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अपने आप में फर्स्ट फॉरेन पोर्ट है जो कि भारत यहाँ पर डेवलप करने वाला है, ऑपरेशनल करने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत को, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में एक्सेस देगा, जिसकी वजह से भारत के जो संबंध है, जो ट्रेड रिलेशन है, इनफैक्ट भारत का जो टाइम है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो मनी है, वो यहाँ पर कम खर्च होगा। चलिए, तो ये था इसका सिग्निफिकेंस। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए मूविंग नेक्स्ट बात करते हैं बाल्टिक सी की। ये लोकेशन है जो इस समय लगातार न्यूज़ का विषय बनी हुई है, और आपको पता है जो भी जगह न्यूज़ में आती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। बाल्टिक सी, जैसा आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। नदर्न यूरोप में ये सिचुएटेड है, नॉर्थवर्ड फ्रॉम द लैटिट्यूड ऑफ सदर्न डेनमार्क। लगभग आप देखेंगे आर्कटिक सर्कल के आसपास आपको इसका एक एक्सपांशन देखने के लिए मिल जाएगा। बाल्टिक सी कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को थ्रू द डेनिश स्ट्रेट, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। ये लार्जेस्ट एक्सपांस है ब्रैकिश वाटर का दुनिया में। इसके वाटर की बात करें तो सैलिनिटी लेवल यहाँ पर आर लोअर देन दी
other world's ocean due to inflow of the fresh water from the surrounding land and the sea shallowness. सराउंडिंग कंट्रीज़ की बात करें तो आपको डेनमार्क इंपॉर्टेंट कंट्री दिख जाएगी, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआना, लताविया, इस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड और स्वीडन इसके आसपास आपको कंट्री देखने मिल जाएगी। एवरेज डेप्थ की बात करें तो 55 मीटर के आसपास आपको इसकी डेप्थ देखने के लिए मिलेगी। ये कंटेन करता है 3 मेजर गल्फ को। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहली चीज़ आपको मिलेगा गल्फ ऑफ बोथनिया जो कि इसके नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ फिनलैंड जो आपको इसके ईस्ट में देखने मिल जाएगी और गल्फ ऑफ रीगा जो आपको इसके साउथ में देखने के लिए मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, 20 से भी ज़्यादा आइलैंड इसके आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ऐसे में इस्टोनिया, लताविया और लिथुआना को ही हम, ये तीनों आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं, इनको ही हम बाल्टिक नेशंस के नाम से जानते हैं। एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी हैं, कौन सा मेजर इसका डेप्थ है, कौन से आइलैंड है और कौन से नेशंस जो हैं जिसके लिए प्रॉपर कंडीशन क्रिएट करते हैं। सो मूविंग टू द एंड ऑफ द डिस्कशन, बात करते हैं PYQs की और प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो आपके सामने 2 PYQs हैं जो US ईरान न्यूक्लियर पैक्ट के बारे में है, एक दूसरा क्वेश्चन इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में है। साथ ही आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो बात कर रहा है कि आप ऐसी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करिए जो इंपॉर्टेंट है चाबर पोर्ट एग्रीमेंट के लिए बिटवीन इंडिया और ईरान इन कॉन्टेक्स्ट विद द रीजनल कनेक्टिविटी एंड इंडियाज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अमिड द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिक डायनेमिक्स। और आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली US और चाइना की कनेक्टिविटी समझा सकते हैं। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है कि किस तरीके से DNR को कवर करना है तो आप मुझे pragyaPandey@raoseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.